Okay, as usual, a very good morning to all of you all here, and welcome back. A new beginning for a new week is always a welcome sign. Okay, and I always say कि after a little bit of rest in the weekends, I hope that your batteries are fully recharged. थोड़ा सा इको हो रहा है, लग रहा है कुछ, पता नहीं. चलो, whatever, we'll see. Good morning messages from Adhar, Vishwas. Some in the pipeline as usual. Yeah, जैसे होता है. चलो, Dhruv Goyal always a login problem. अच्छे login दिख जाता है Dhruv के आते आते. क्या चक्कर है पता नहीं. Dhruv Goyal, could you manage to enter finally or नहीं? Oh, still in the pipeline. अच्छा नहीं आ गए. तुम्हारे इतने सारे लॉगिन कैसे हो जाते हैं ध्रुव? और सुमंत आज क्लास ही भूल गया, दूसरे वाले में अटेंड करने लगे. इनफैक्ट तुम तो 40 मिनट तक तुमको पता ही नहीं चला. ये क्या चक्कर है? सरप्राइज्ड. तो तुम देखते नहीं हो कि साथ में कौन बैठे हैं, नाम कुछ अनफेमिलियर नेम्स वगैरह नहीं लग रहे थे? सुमंत सर मैंने देखे नहीं थे सर पार्टिसिपेंट. अच्छा, अपने में मगन थे. चलो, एनीवे, लेट्स बिगिन विद द प्रोसीडिंग्स ऑफ द डे. लास्ट क्लास हम लोग ई के बारे में काफी डेप्थ में या डिटेल में बात कर रहे थे. आई थिंक दैट्स वेयर वी लेफ्ट इट, नॉट एग्जैक्टली हाफवे बट पार्टली इनकम्प्लीट है. ठीक है ना? तो आई थिंक दैट्स वेयर वी विल स्टार्ट टुडे. तो मैं पहले काम करता हूं. थोड़ा सा इको आ रहा है. हेलो. अच्छा नहीं, ठीक. आई थॉट कि शायद इको आ रहा है. हाँ, तो जो मैं कह रहा था इज दैट ई के ऊपर हम लोग उस दिन डिस्कशन स्टार्ट किए थे कि ई का एग्जैक्टली कैसे कैसे रोल होता है. तो एक काम करते हैं, लेट्स बिगिन द डे विद द डिस्कशन ऑन ई ओनली, और ई के ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं. आई थिंक दैट वुड क्लियर द मैटर कि ई को हमें बेसिकली यूज या यू कैन से कैसे उसको प्रोग्रेस करना होता है उसको लेके. ठीक है ना? ओके, आधार सेज कि नहीं इको नहीं आ रहा है. हाँ, कोई मुझे लगा, अभी भी मुझे समझ लग रहा है कि सेकेंडरी बहुत छोटा सा आवाज आ रहा है. चलो, एनीवे, डजंट मैटर. तो लाइक ई के ऊपर मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहा था. तो लेट्स स्टार्ट विद ई ओनली, एंड दैट इज, सपोज मैं कहता हूं कि एक वॉल है. अच्छा, याद रखना, जब हम लोग ई के ऊपर और एक बार डिस्कस करेंगे कोलिजन चैप्टर में, तो वहां पे उसके रोल थोड़ा सा अलग आएगा, निकल आएगा. देखना, जब करेंगे तो पता चलेगा. लेकिन अभी फिलहाल जो हम लोग ई के बारे में डिस्कशन करेंगे, इसमें हम लोग एक अजम्पशन कर रहे हैं कि वॉल के ऊपर अगर कोई बॉल आके हिट करता है तो उसके वजह से उस पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता. दैट्स अ प्रिजम्पशन. इट इज नॉट एग्जैक्टली करेक्ट, बट ठीक है, प्रिजम्पशन है तो क्या बुरा है ना? चलो, therefore let's say this is the wall, and let's say this wall is suppose moving with a speed of 6 मीटर पर सेकेंड. ठीक है? और एक बॉल आके हिट करता है उसको with a speed of 15 मीटर पर सेकेंड या 14 मीटर पर सेकेंड. ठीक है? तो E is equal to 1 में और E is equal to half में फाइंड आउट द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द वॉल. मैं फिर से एक चीज एम्फसाइज करना चाहूंगा इज दैट हम यहाँ पे एक प्रिजम्पशन कर रहे हैं व्हिच इज गोइंग टू बी अप्रोक्सीमेटली ट्रू, बिकॉज़ द वॉल इज सपोज्ड टू बी अ मैसिव ऑब्जेक्ट एंड द बॉल इज सपोज्ड टू बी, ये बॉल है, ये वॉल है. तो ये वॉल है तो लाइक इट्स अ मैसिव ऑब्जेक्ट, सो इट वोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बिकॉज़ द बॉल हैज हिट इट. बट याद रखना, रियल लाइफ के कोलिजन में दोनों के ऊपर इन्फ्लुएंस होता है. तो उसका कैलकुलेशन थोड़ा अलग तरीके से किया जाता है. दैट इज समथिंग अ डिटेल व्हिच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन द कोलिजन चैप्टर या वर्क एनर्जी पावर, और जो कोलिजन वाला चैप्टर है उसमें करेंगे. तो उस समय थोड़ा सा ई को और डिटेल में या डेप्थ में देखेंगे. अभी फिलहाल एक अजम्पशन हम कर रहे हैं कि वॉल पे बॉल का कोई इन्फ्लुएंस नहीं, यानी वॉल विल मूव एज इट इज बिफोर द स्ट्राइकिंग ऑफ द बॉल and after the striking of the ball. However, because wall is massive, so when the ball hits, then it does get influenced. So question is, find out the velocity of the ball after a collision. So find
v vector of ball after collision. ठीक है, if e is equal to 1 and e is equal to half. वेक्टर पूछा है तो फटाफट मैं देख रहा हूँ कि एक दो आंसर्स आने लगे हैं and that is Dhruv Goyal has given an answer. Interestingly अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं. ध्रुव के अलग आंसर है, कार्तिक जैन का अलग आंसर है और ध्रुव शांडिल्य का आंसर अलग. Okay, that's an interesting situation. I'm just waiting for more answers to come up. Can some more answers come up, please? सर जी इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है? नहीं ना? नहीं. Just before collision or just after collision is what we are studying. Sir, can you please explain what? But let's see if I ask you velocity after 1 second or something like that. This is just before collision and asking just after collision. ये हो गया just before collision. वैसे मुझे लग ही रहा था कि शायद अलग अलग लोग जो है ना अलग अलग पर्सपेक्टिव से सोचेंगे, तो इट्स गुड दैट यू आर कम्युनिकेटिंग में, तो मुझे पता चल गया कि क्या क्या सोच रहे हो. चलो एनीवे सम आंसर्स हैव कम अप एंड ठीक है, मैं आंसर्स पढ़ के सुनाता हूं, मैं नाम नहीं बताऊंगा. एंड दैट इज एक जने का आंसर आया 8,4, दूसरे का आंसर आया 2 अप एंड 2 डाउन, एक और 2 -2, फिर एक है -14 जे कैप और एक है 7. But mind you, I am not asking relative to the wall. I am asking velocity means absolute value देना है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, absolute value देना है. तो मेरा ज्वाइन नहीं हो रहा था, अगर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दोगे आप? क्वेश्चन आसान है बेटे. क्वेश्चन ये कि वॉल जा रहा है ऐसे करके 6 मीटर पर सेकंड से इस तरफ, एक बॉल आके वॉल को हिट करता है जस्ट बिफोर कोलिजन, उसका स्पीड है 40 और e इक्वल टू 1 और e इक्वल टू हाफ के केस में जस्ट आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी बताना. दैट्स द केस. तो लेट मी स्टार्ट. देखो मैंने पहले ही बोला इज दैट e का कंसेप्ट वेलोसिटी पे बेस्ड नहीं है, e का कंसेप्ट रिलेटिव वेलोसिटी पे है. तो देयरफॉर e बेसिकली क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन का मैग्नीट्यूड बाय रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन का मैग्नीट्यूड. तो अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन देखता हूं तो कितना आ रहा है, 14 है 6 है. मेरी रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन क्या आ रहा है, 8 आ रहा है. रिलेटिव वेलोसिटी बोला, ध्यान रखना. तो ये तो आ गया 8. अगर मैं पहला वाला केस देखता हूं तो 1 इज इक्वल टू 8, और क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन भी 8 होना पड़ेगा, है ना, तो देयरफॉर ये भी 8 होगा. अब देखो 8 कैसे होगा ना, दो तरीके से हो सकता है, या तो 14 से नीचे जा रहा होगा या तो 2 से ऊपर जा रहा होगा. तो 14 से ऊपर जाने का तो मतलब ये कि वॉल को पेनिट्रेट करके चला गया, नॉल दोस आर थिंग्स दैट वी आर नॉट अज्यूमिंग, ठीक है ना. ये कोई बुलेट नहीं है कि पेनिट्रेट करके चला जाएगा, और अगर पेनिट्रेट करता भी है तो और तेजी से चला गया, ये तो और भी डिसबिलीवेबल है. तो देयरफॉर एक ही पॉसिबिलिटी है, और वो क्या है कि अगर इसके रिस्पेक्ट में, याद रखना रिलेटिव वेलोसिटी 8 होगा, 8 वेलोसिटी नहीं है, रिलेटिव वेलोसिटी 8 है, तो ये 6 पे जा रहा है, इससे रिलेटिव अगर 8 चाहिए तो इन दैट केस क्या करना पड़ेगा, 2 से ऊपर जाना पड़ेगा. इसलिए पहले वाले का आंसर हो गया 2j कैप, ये हो गया 2j कैप. ओके नाउ आर्यन हैज आल्सो चेंज्ड द आंसर. वो मुझे लग ही रहा था, चलो कोई बात नहीं, डजंट मैटर. योग हैज आल्सो चेंज्ड. विश्वास आई थिंक यू विल चेंज नाउ. Lavanya, everybody has given different answers. अब मैं दूसरा नहीं करा सर, मैंने एक ही भेजा है. हाँ मतलब, हाँ बेटे मतलब सर मैंने दोबारा नहीं भेजा सर. हाँ चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. आधार सेट की प्लीज एक्सप्लेन 1 सेकंड. देखो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट, ध्यान से देखो, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है ना, इसका 14 है, इसका 6 है, तो रिलेटिव वेलोसिटी 8 है. तो यानी हिट करने के पहले रिलेटिव वेलोसिटी 8 है, यानी हिट करने के बाद भी रिलेटिव वेलोसिटी 8 होगा. वेलोसिटी नहीं बोला, बार बार ध्यान से सुनना, रिलेटिव वेलोसिटी 8 होगा. अब एक चीज बताओ, अगर ये वॉल जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड से और इसके रिलेटिव अगर तुमको 8 रखना है तो दो तरीके से हो सकता है, या तो 2 से ऊपर जाए
तो अगर 2 से ऊपर जाएंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी 8 हुआ या नहीं? एक और चांस भी है, क्या? अगर ये 14 से नीचे जाए, देखो, बट 14 से अगर इस वॉल को नीचे जाना है, इन दैट केस तो इस वॉल को पेनिट्रेट करके जाना पड़ेगा ना, तो वो तो ऑब्वियसली हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि नहीं करेगा, तो क्या पॉसिबिलिटी है फिर? यानी 2 से वापस आएगा, तो यानी एक आंसर हो गया 2j का। अब आ जाओ इज इक्वल टू हाफ का। इज इक्वल टू अगर हाफ होगा तो इन दैट केस क्या होगा? रिलेटिव वेलोसिटी 8 है, तो यानी कितना होना पड़ेगा? अगर ये हाफ है तो 4 होना पड़ेगा। अगर रिलेटिव वेलोसिटी 4 चाहिए तो दो तरीके से हो सकता है। कैसे? एक तो 2 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड्स हो, या तो 10 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड्स। इस बात ध्यान रखना, दोनों ही डाउनवर्ड्स आया है। अगर अपवर्ड कर दोगे तो रिलेटिव वेलोसिटी 8 हो जाएगा, अगर 2 अपवर्ड कर दोगे। लेकिन मुझे रिलेटिव वेलोसिटी 4 चाहिए, तो रिलेटिव वेलोसिटी 4 के लिए क्या चाहिए? मैं या तो ये 2 से चले, तो इन दैट केस देखो सेम डायरेक्शन में है, तो ये तो 6 सही है, ये 2 है, तो देखो रिलेटिव वेलोसिटी 4 होगा। और या तो ये 10 से चले, तो ये 10 हो गया और ये 6 हो गया, तो माइनस करके रिलेटिव वेलोसिटी 4 आ रहा है। तो 10 वाला तो नहीं मानेंगे ना, क्योंकि 10 का मतलब हो कि वो वॉल को पेनिट्रेट करके जा रहा है, जो कि हम नहीं मानते। यानी क्या होगा? 2 से नीचे जा रहा है, यानी -2j। यू माइट से अच्छे, इसका मतलब क्या है? ऊपर नीचे बस प्लस माइनस कर दो, ऐसे कोई रूल नहीं है। सर ये तो बाई चांस हुआ है कि एक का और दूसरे का माइनस आ गया, हर केस में नहीं होगा। अभी मैं इसका ई का वैल्यू चेंज करूंगा, देखना अलग आ जाए। हाँ कोई सर हाँ बोलो बोलो शिवराज। सर अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो जब बाउंस बैक करके फिर 6 से 6 जे कैप और 4 आई कैप में जाए तो भी रिलेटिव वेलोसिटी सुनो, 6 आई कैप कहां से आ गया? जे कैप 6, मतलब सर वो बाउंस बैक करके जाएगा, सॉरी सॉरी 6 जे कैप से नीचे और 4 आई कैप से साइडवर्ड, मतलब ईस्ट डायरेक्शन। देखो जो भी तुम वैल्यूज बता रहे हो ये विद रिस्पेक्ट टू एब्सोल्यूट मतलब ग्राउंड बता रहे हो। तो अगर मान लो तुम 6 जे कैप बता रहे हो तो पता है रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा? 12 हो गया। क्यों? क्योंकि बॉल जा रहा है 6 जे कैप से और वॉल आ रहा है -6 जे कैप से। बॉल तो नीचे आ रहा है ना 6 से। अगर बॉल बाउंस बैक करता है 6 से, तो इन दैट केस तो रिलेटिव वेलोसिटी 12 हो गया ना। फिर मुझे रिलेटिव वेलोसिटी 12 नहीं चाहिए। E इज इक्वल टू 1 के लिए रिलेटिव वेलोसिटी 8 चाहिए था, E इज इक्वल टू हाफ के लिए रिलेटिव वेलोसिटी 4 चाहिए था। So नहीं सर, मैं कह रहा हूँ अगर 6 से नीचे जाए और 4 से वो पॉजिटिव एक्स में जाए तो भी देखो तो पहले बात तो वॉल को तो बदलो मत, वॉल का तो जो 6 है वो 6 ही रहेगा। अब अगर मान लो बॉल भी 6 पे जाता है तो इन दैट केस तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो गया ना बेटे, तो वो तो काम चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ तो रिलेटिव वेलोसिटी, देखो ये पूरा हिसाब ना रिलेटिव से करो, वेलोसिटी मत देखो, वेलोसिटी से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है ना? अब ठीक लग रहा है शिवराज? शिवराज इज इट ओके नाउ? कि अगर जो बॉल है उसकी वेलोसिटी उसकी कोलिजन के बाद अगर 6 डाउनवर्ड्स और 4 पॉजिटिव एक्स में हो जाए तो भी तो रिलेटिव वेलोसिटी 4 ही हो जाएगी ना बॉल की। ना ना, एक चीज बताओ, ये एक्स वाला कहां से ला रहे हो तुम? सर वो तो मैं केस बता रहा हूँ, अगर ऐसा हुआ तो किसी एंगल पे बाउंस करके। सुनो 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 सुनो, जो भी वेलोसिटी का चेंज होगा ना वो सिर्फ परपेंडिकुलर टू वॉल हो सकता है, पैरेलल टू द वॉल चेंज नहीं होता है। तो इसके पास तो वेलोसिटी था ही नहीं रिलेटिव में पैरेलल टू द वॉल, तो कहां से क्रिएट हो जाएगा? इसलिए वो पैरेलल वाला तो भूल जाओ। पैरेलल वाला जो आई कैप बता रहे हो ना उसका तो कोई चांस नहीं है। हाँ अगर ये इंक्लाइन पे ऐसे आके हिट किया होता तो उसके पास एक्स होता, मैं उस टाइप पे भी क्वेश्चन दूंगा, पहले इसको तो क्लियर कर लें। अभी इस पे भी मुझे लगता है थोड़ा सा डाउट था। ओके, वंश हैज आल्सो नाउ गिवन द आंसर एंड 2,10। हाँ लेकिन क्या है ना कि हम तो 2 वाला लेंगे ना, तो 2 वाला लेंगे ना, मतलब ई इज गुड हाफ की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए देखो 2 और -2 और 2 डाउनवर्ड से वंश, इसलिए -2 लिख। अब देख लो, इज दैट ओके ना? ये एक्स वाला क्लियर हो गया ना? जो भी पूछ रहे थे, कौन पूछ रहे थे कि एक्स वाला छोड़ दो। लावण्य ने आस्क किया आपने 10 वाला मना क्यों कर दिया? देखो 10 वाले के लिए पता प्रॉब्लम क्या है कि वॉल जा रहा है 6 पे, ये एक वॉल है, इसको ऐसे कागज मत मान लो, ये वॉल है, वॉल 6 पे जा रहा है। अगर आफ्टर कोलिजन बॉल को 10 पे जाना होगा तो ये वॉल के उस तरफ से आया, यानी ये वॉल से भी फास्ट, यानी वॉल को पेनिट्रेट करके निकालना पड़ेगा। तो फिर तो वॉल को पेनिट्रेट करके 10 जा रहा है, ये तो नहीं मानेंगे ना। हम तो मान के चल रहे हैं वॉल है, पावरफुल वॉल है, स्ट्रॉन्ग वॉल है, तो देयरफॉर पेनिट्रेट तो नहीं करेगा। तो ये अगर 10 मीटर पर सेकेंड अगर फाइनल आंसर लेते हो, टेक्निकली अलाउड है, टेक्निकली 10 भी अलाउड है, लेकिन इस केस में हम मानेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वॉल को पेनिट्रेट हम
एज्यूम कर रहे हैं कि नहीं कर पाएगा, इतना ताकत बॉल में नहीं। ओके, ध्रुव गोयल सेड कि वो रिलेटिव वेलोसिटी में कंफ्यूजन हो। चलो मुझे पता है वो रिलेटिव वाले में ही थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो, कोई बात नहीं, डजंट मैटर। अच्छा अभी सुनो, अभी कहानी खत्म नहीं हुआ है। ओके नेक्स्ट इज, एक सेकंड होल्ड करोगे ना, एक्चुअली हमारे बॉल को छेद, तो यानी या तो 2 डाउनवर्ड्स आ रहा है, 2 अपवर्ड्स में रिलेटिव वेलोसिटी 4 कहां पा रहा है? देखो अगर ये 6 से जा रहा है और अगर ये 2 से जाएगा तो रिलेटिव वेलोसिटी तो 8 हो गया ना। यही तो आंसर E इक्वल टू 1 के लिए आया था भाई। E इक्वल टू लेकिन 1 सर के हम लिए जो ऐसे आंसर भी आया कर था, सकते हैं ना कि जैसे रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन 4 आ रही है तो या तो फिर 4 जे कैप होगी या फिर -4 जे कैप होगी। यही तो मैं मना कर रहा हूं। ठीक है, वो जो बता रहे हो ना वो रिलेटिव वेलोसिटी है, तो इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड मत करो, इसको सिंपली विजुअलाइज करके कर लो। कैसे? 4 का रिलेटिव वेलोसिटी कब होगा? या तो ये 2 से चले या तो 10 से चले, तो 6 माइनस 2 तब 4 हो सकता है, या तो 10 माइनस 6, तो इसको तो रिजेक्ट कर दिया, तो यही बचा। और ये डाउनवर्ड्स बचा, वो अपवर्ड्स नहीं। अगर अपवर्ड कर दोगे तो इन दैट केस रिलेटिव वेलोसिटी देखो तुम्हारा ज्यादा हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो वो तो पहले केस में हुआ ही था, क्योंकि पहले केस में हमें 8 का ही रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए, क्योंकि E इक्वल टू 1 था, ये 1 था। तो देयरफॉर रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन तो 8 आया, तो 8 लिख दिया। तो इसको क्या करना पड़ा? 8 करना पड़ा। और 8 कैसे हुआ ना? 8 या दो तरीके से हो सकता है, या तो 2 ऊपर जाए या तो 14 नीचे आए। तो 14 का तो रिजेक्ट कर दिया है ना, तो बचा क्या? 2 ऊपर जाना। तो इसलिए देखो 2 जे कैप। ये जो वैल्यूज दे रहा हूं ये एब्सोल्यूट है, ये एब्सोल्यूट है। यहाँ पे जो आंसर दे रहा हूं, फाइंड आउट द वेलोसिटी आफ्टर, देखो क्या पूछ रहा है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल जस्ट आफ्टर कोलिजन। रिलेटिव वेलोसिटी नहीं पूछा, रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला E का है, उसके हेल्प से हमें एब्सोल्यूट वेलोसिटी तक पहुंचना, ये मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं तब से, ठीक है ना। चलो एनीवे एक आध क्वेश्चन और करो, आई थिंक यू विल बी मोर कंफर्टेबल। ठीक है, चलो अब वॉल जो है इधर जा रहा है 8 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, और ये आ रहा है 28 नहीं 32 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। E is equal to 1 or E is equal to 1/4. Find out the final velocity of the ball just after collision. ये बॉल है, ये वॉल है। चलो अब फटाफट आंसर दो, और इस बार थोड़ा सोच समझ के ठंडे दिमाग से आंसर, मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। याद रखना E का कैलकुलेशन रिलेटिव वेलोसिटी होता है, लेकिन मैंने पूछा एब्सोल्यूट वेलोसिटी, क्योंकि मैंने पूछा वेलोसिटी। बस वहीं पे थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है, और मैं देख रहा हूं वहीं पे थोड़ा सा मिस्टेक्स हो रहा है। चलो गो अहेड करो और आंसर दो फटाफट, इसको निपटाओ। पूछना है इसमें किसके ऊपर। ओके अब आंसर्स आने लगे हैं, एंड 16 माइनस 14 एक आंसर आ रहा है। ओके इशिता के आंसर आ रहा है, फिर ध्रुव ने भी आंसर दिए कुछ कुछ, ठीक आंसर्स आ रहे हैं। -16 2 आई कैप 16 आई कैप। आर्यन तुमने आंसर दिया 2 मीटर पर सेकंड, वो चलेगा नहीं। 2 2 माइनस आई बड़ा वाइटल है इसमें, ऐसे सिर्फ 2 देने से काम चलेगा नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा बता दो। अच्छा या तो मैं उसको प्लस मान लूंगा, क्यों भाई कुछ कह नहीं रहे हो तो यानी बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव है, 2 आई कैप मान लूंगा फिर, तो वो ध्यान रखना। ओके नाउ मोर आंसर्स आर कमिंग अप, और 16 इस तरीके से कुछ कुछ आंसर्स आ रहे हैं। चलो ठीक है, पहले तो E इज इक्वल टू 1। देखो V रिलेटिव बिफोर कोलिजन क्या है ना, एक ही डायरेक्शन में, तो यानी V रिलेटिव बिफोर कोलिजन कितना आ रहा है 24। हमें मॉड लेना होता है मैग्नीट्यूड, तो इसलिए कोई दिक्कत। V रिलेटिव 24 आ गया, तो यानी इसको भी 24 होना पड़ेगा, V रिलेटिव 24 होना पड़ेगा। अब ये दो तरीके से हो सकता है, या तो ये इधर 16 से जाए, या तो ये इधर 32 से जाए। अगर V रिलेटिव 24 करना है तो दो तरीके से हो सकता है, या तो वापस आ जाए 16 पे, या तो इधर ही जाए 32 पे, तो 32 माइनस 8 24 हो सकता है, या 16 माइनस -8 उससे भी 24 हो सकता है। तो अब इसलिए ये तो वॉल को पेनिट्रेट करके जाने वाला ऑप्शन है, वो तो हमने डिस्कार्ड कर दिया, तो ये डिस्कार्ड हो गया, यानी क्या आ गया आंसर 16 आई कैप। ध्यान रखना पॉजिटिव आया है। और दूसरा E इक्वल टू 1/4, ठीक है ना।
ठीक है, तो यानी इस बार 16 हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे ऑप्शन, एंड दैट इज इक्वल टू 1/4। और इक्वल टू 1/4 का मतलब क्या हुआ कि ये अगर 24 हुआ तो यानी इसको 6 होना पड़ेगा, 1/4 है, यानी रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन का जो मैग्नीट्यूड है वो 6 होना पड़ेगा। और ये दो तरीके से हो सकता है, या तो ये 14 से चले, या तो ये इस तरफ 2 से चले। अगर इस तरफ 2 से चलेंगे तब देखो दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में, तो माइनस होकर 6 बनेगा। और अगर ये इसी तरफ 14 पे जाता है तो भी 6 बनेगा। पर ये तो वॉल पेनिट्रेशन वाला हो गया है ना, क्योंकि वॉल से भी फास्ट जा रहा है देखो, यानी ये तो रिजेक्ट हो गया, यानी -2i कैप। दैट्स इट। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन कोलिजन के बाद है ना -2i का, ये इज इक्वल टू 1/4 के लिए, कोलिजन के ठीक बाद। तो मतलब कोलिजन करने के बाद भी वो उसी तरफ चल रही है। हाँ हाँ, क्या दिक्कत है, मूविंग नहीं ऑब्जेक्ट के सर, साथ हो जाता है कई बार ऐसा। अब जैसे मान लो कि तुम एक कैच पकड़ रहे हो, तो इन दैट केस तो तुम्हारा वेलोसिटी और वॉल, अगर मैं हाथ को वॉल मानता हूं, अगर तुम कैच पकड़ते हो तो क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ हैंड एंड द बॉल इज द सेम, यानी उसी डायरेक्शन में भी तो जा सकता है ना। और अगर मान लो कैच मिस कर दिए तो बॉल थोड़ा सा उधर गया, लेकिन क्योंकि हाथ ऐसे था तो ओवरऑल देखना बॉल सामने ही जा रहा हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। आई मीन यू कैन थिंक प्रैक्टिकली मेनी थिंग्स, दैट आई लीव इट टू यू। ठीक है, ये क्लियर हो गया, जो भी पूछ रहे थे कौन पूछ रहे थे। आर्यन जल्दी जल्दी जल्दी। सर हमें आई कैप वैसे लेने नहीं चाहिए सर, पर क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम तो किसी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है सर, हमें लेफ्ट राइट नहीं बोलना चाहिए ज्यादा। इस फिगर के हिसाब से हाँ ठीक है। वो तो ठीक है, इतना तो चलता है। ठीक है, अब लेफ्ट राइट बोलना इज आल्सो इक्वली गुड और बैड, आई थिंक वेक्टर इज मोर कॉन्क्रीट, तो ये चीज ठीक है। अक्षत, विश्वास, ध्रुव, आदित्य, आप सब लोग आंसर्स ठीक आने लगे। एक आध गलत भी देख रहा हूं मैं, -14 भी देख रहा हूं मैं किसी का है वो, तो ऑब्वियसली वो गलत होगा, तो मैं चेक कर लूंगा। चलो एनीवे, लेट्स मूव ऑन नाउ। एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे और वो है फाइंड velocity of ball after collision। दोनों केस में E = 1 और E = ½ दोनों केस में फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर कोलिजन। गो अहेड। सर वो 50 है क्या? ये 50 मीटर पर सेकंड है, ये 37 डिग्री विद द वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ 53 डिग्री। चलो गो अहेड। अच्छा, बाय द वे, वॉल इज नॉट रोटेटिंग, वॉल इज लाइक गोइंग पैरेलल टू इट्स ओरिएंटेशन, ऐसे करके, लेकिन सीधा नहीं जा रहा है, इस बार थोड़ा सा ऐसे जा रहा है, बस ये फर्क। ध्रुव, दोनों केस में जो है ना, ये बॉल के वेलोसिटी में आई कैप भी रहेगा, बट चलो ठीक है, आई कैप सेम रहेगा, तो शायद इसलिए मैंने आंसर दिया नहीं आई कैप वाला। यस सर, वो थोड़ा सा समझ गया मैं, बट फिर भी मतलब कंप्लीट रह गया वेलोसिटी था पूछा है। गलती से। मैं समझ गया, बट कंप्लीट वेलोसिटी पूछा तो इसलिए सारा ही देना चाहिए पहले से, तो मे बी जस्ट दे ही दो अच्छे से। तो बेसिकली क्या है ना, E = 1 के केस में समथिंग आई कैप और समथिंग जे कैप आंसर आएगा, और इसमें भी समथिंग आई कैप और समथिंग जे कैप है। अब वो क्या आएगा एक बार वो देख लो बस। Okay, Dhruv has given answer, Aryan has given answer,
ध्रुव शांडिल्य, ध्रुव गोयल दोनों ने आंसर दिए हैं. आई एम वेटिंग फॉर मोर आंसर्स बट आई एम वेटिंग फॉर मोर. ओके, ध्रुव गोयल ने सेट कि मेरा तो जे वाला मिस हो गया. कोई बात नहीं बेटे, बट जे वाला आंसर तो दो. लेकिन ध्रुव गोयल तुम्हारे आई वाले आंसर पे भी मुझे थोड़ा शक है, इसे थोड़ा स्पेस से करो. You guys also given a different, very different answer. Okay, Akshat Gupta is the first one who has given a complete answer. लेकिन अक्षत आई पे दिक्कत लग रहा है. लावण्य has also given one answer. ध्रुव शांडिल्य has now given an answer, but ध्रुव तुम्हारे भी आई कैप में शक है मुझे. शक क्या है मतलब? आई कैप गड़बड़ लग रहा है. इसका रीवर्क करो. सर वो साइन का होगा. साइन भी है, अदरवाइज भी. चलो ये अच्छा हुआ ये क्वेश्चन मैंने दिया, क्योंकि एक्चुअली मेरे एक मन ये हो रहा था कि चलो अब तो समझ में आ गया ई का कंसेप्ट, अब चलो आगे बढ़ते हैं. बट अच्छा हुआ मैंने एंगल वाला दिया, क्योंकि इसमें भी मैं देख रहा हूँ कि मिस्टेक्स जो हो रहे हैं उसको भी करेक्ट करना जरूरी है. यानी अभी भी थॉट प्रोसेस पूरा अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ. ठीक है ना, मुझे आई वाले आंसर देख के पता चल. आदित्य मिधा अब जाके आई का तो सुधार दिए, अब जे का तो मुझे चेक करना पड़ेगा. तो लाइक आई एम जस्ट वेटिंग फॉर चेकिंग जे. लेकिन आदित्य मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है जे पे ना. ठीक है, ठीक लग रहा है. बाकी मैं कैलकुलेट करूंगा तो क्लियर हो जाएगा. सो आदित्य जस्ट वेट फॉर मी. आधार तुम्हारे आई पे मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है. ठीक है ना, आधार तुम्हारे आई पे मुझे डाउट हो रहा है. विश्वास भी. चलो एनीवे, नाउ फाइनली लेट मी कम टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज दैट ये 50 है तो इसके आंसर्स आ जाएंगे. देखो ऐसे कर, तो ये 50 cos 37 यानी 40 आ गया, और ये हो गया 30. तो ध्यान रखना, मैंने पहले ही बोला कि कोलिजन में जो ई का कंसेप्ट लगता है, आई विल रिपीट माय assertion that I have made earlier. कोलिजन में जो ई का आंसर होता है या ई का कंसेप्ट लगता है, वो सिर्फ और सिर्फ वॉल के सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है. वॉल के पैरेलल में कोई कोलिजन का इफेक्ट नहीं होता. तो इसलिए वॉल के पैरेलल बॉल का पहले का वेलोसिटी और बाद का वेलोसिटी सेम रहेगा, यानी -30 आई का रहेगा. तो therefore ये -30 आई क्या, ये -30 आई. नहीं मैं से नहीं, ई तो हाफ है एंड ऑल दोस थिंग्स. मैंने पहले ही बोला ई का कंसेप्ट सिर्फ वॉल के सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है. अब अगर वॉल हॉरिजॉन्टल है तो यानी परपेंडिकुलर तो जे कैप, अगर वॉल वर्टिकल है तो आई कैप. वॉल एंगल पे होगा तो वो एंगल सब कुछ करना पड़ेगा. दैट्स वेयर द कंसेप्ट ऑफ ई इज अप्लाइड, नॉट अलोंग द सरफेस. इसलिए अलोंग द सरफेस जो भी वेलोसिटी का कंपोनेंट था वो एज इट इज रहेंगे, उसमें कुछ नहीं करना. फर्दर उस वेलोसिटी कंपोनेंट की डायरेक्शन तो चेंज हो सकती है, मैग्नीट्यूड नहीं तो डायरेक्शन तो हो सकता है कोलाइड करने की. नहीं, डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा. देखो अगर डायरेक्शन चेंज का कोई चांस था तो फिर मैग्नीट्यूड चेंज का भी उसी वजह से चांस होगा. ये देखो अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो किस वजह से चेंज होगा? वेलोसिटी कब बदलता है? जब फोर्स लगता है. तो अगर मान लो फोर्स की वजह से डायरेक्शन चेंज हो सकता है, तो उसी फोर्स की वजह से बाई चांस मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता था. पर क्या हो रहा है यहाँ पे, फोर्स लग रहा है यहाँ पे ऐसे लाइन, हम फ्रिक्शन एब्सेंट मान रहे हैं ना. द फोर्स दैट इज एप्लीकेबल हियर इज व्हाट, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी इस सरफेस पे. और वेलोसिटी जो एक्स वाला है वो देखो इस सरफेस पे है, इसलिए एक्स वाले पे कोई असर नहीं हो रहा है. एक्स वाले पे जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है बिफोर कोलिजन वही मेंटेन होगा. इसलिए -30 आई क्या, -30 आई क्या. E1 हो, हाफ हो, 0.1 हो, 0.2, 0.3, 0.4 कोई फर्क नहीं पड़ता. ये -30 आई क्या होगा. हाँ, जे पे तो असर होगा, उसी पे कैलकुलेशन करना. तो देखो पहले वाले में E = 1. अब देखो 1 = रिलेटिव वेलोसिटी पता नहीं क्या है आफ्टर कोलिजन, पर बिफोर कोलिजन क्या होगा. ये 40 है और ये जो 10 है इसका हो गया 8 और ये हो गया 6, है ना. यानी रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन क्या हो गया, 40 और 6 एक ही डायरेक्शन में. ध्यान रखना 40 और 6 एक ही डायरेक्शन में, यानी रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो गया, 30. कैसे, ये 40 है ये 6 है, तो माइनस करके सेम डायरेक्शन में माइनस होगा तो 34, यानी ये भी 34 होगा, ये भी 34 होगा. अब 34 होने का दो तरीका है, या तो इधर 40 पे जाए तो देखो 40 और 6 माइनस करके 34 हो सकता है, या तो इधर 28 पे जाए, है ना. तो 28 ऊपर 6 नीचे, तो देयरफॉर रिलेटिव क्या होगा, 34 हो सकता है. तो ये तो पेनिट्रेशन वाला हो गया कि भाई 40 यानी वॉल से भी, वॉल के अंदर से घुस के चला गया, वो तो हम नहीं मानेंगे, तो इसको तो डिस्काउंट करो, यानी यही वाला होगा. यानी E = 1 पे क्या होगा, बाउंस बैक करेंगे 28 जे कैप्स. ठीक है, ये हो गया E = 1. यानी फाइनली आंसर कितना आ गया, -30 आई कैप प्लस 28 जे कैप.
आधार से इसकी मैंने गलती से x और y उल्टा लिख दिया था, इसलिए मेरा आंसर गलत हुआ। चलो कोई बात नहीं, बट वट एवर, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। आदित्य बेटे 24 जेकब लिख दिया तुमने तो। सर 24 24 ही आएगा। सर आपने गलत लिखा है सर। हाँ सर 24 ही आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने ही गलत लिखा। ओके एग्रीड, मैंने ही गलत लिखा। ये 6 है, ये 8 होगा, मैंने ही गलत लिखा। ठीक है, तो यानी ये एक्चुअली 32 होगा, है ना। 40 और 8 का हो गया 32, तो ये भी 32। ठीक है, आई एडमिट। तो 32 का मतलब कि ये तो 8 है ना। तो 32 का मतलब हो गया कि ये हो गया 40, और दूसरा क्या हो गया ना, 32 के लिए हो गया 24। ठीक है, तो देयरफॉर ये 24। ठीक है, आदित्य तुम्हारा सही है मेरा ही गलत। चलो कोई बात, ठीक है। अब दूसरा, अच्छा आधार सॉरी आई इंटरप्रेटेड रॉन्गली। आधार ने पॉइंट आउट किया कि सर आपने उल्टा लिख दिया, और मैंने उल्टा आधार को ही बोल दिया कि अच्छा तुमने उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं हो जाता। चलो एनीवे, नेक्स्ट क्या है ना, इज इक्वल टू हाफ। तो इज इक्वल टू हाफ का मतलब क्या हुआ कि अगर ये 32 है तो इसको 16 होना पड़ेगा। अब 16 कैसे हो सकता है, दो तरीके से हो सकता है, या तो ये 24 हो जाए, या तो ये 8 हो जाए। क्यों भाई, 8 और 8 उल्टे नेक्स्ट में 8 और 8 से ऐड करके 16, और 24 और 8 माइनस करके 16, तो ये तो लेंगे नहीं, ये तो वॉल को पेनिट्रेट करके जा रहा है, यानी क्या हो गया, ये वाला 8 आंसर हो, तो यानी ये भी ऊपर ही जा रहा है, तो यानी +8 से क्या, ये दो आंसर्स है। तो आई थिंक आदित्य वाज राइट इन बोथ ऑफ सर बाद में ध्रुव वगैरह भी कर लिया। हाँ बेटा उत्कर्ष कुछ बोल रहे थे। जैसे ग्राउंड में अगर हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन मान लो 40 है और हमने 50 लगाया पैरेलल ग्राउंड के, तो ग्राउंड हम पे लगाएगा तो ये फ्रिक्शन कहाँ से आ गया? नहीं, बस एक ऐसे ही पुराना डाउट था। अरे अभी टॉपिक पे तो रहने दो उनके बीच में फ्रिक्शन लेके आ गया। वैसे ऑनेस्टली मैं एक चीज बताऊं, ये कोलिजन में भी फ्रिक्शन आता है, और ऐसे केस में ये जो एक्स वाला मैंने लिखा है ना, ये भी बदलेगा। बट इसका जो स्टडी है वो आज हम लोग नहीं कर रहे हैं, आज हम लोग फ्रिक्शनलेस वॉल पे कर रहे हैं, तो देयरफॉर एक्स में कोई चेंज नहीं। बट तुमने जो मुद्दा रेज किया ये इंपॉर्टेंट होगा, जब हम लोग कोलिजन वाले चैप्टर करेंगे ना, तो ई के ऊपर और डिटेल डिस्कस करेंगे कि उसमें परपेंडिकुलर टू वॉल कैसे चेंज होता है और पैरेलल टू द वॉल कैसे चेंज होता है। जबकि अभी मैंने फिलहाल पैरेलल टू द वॉल चेंज को पूरा मना कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं फ्रिक्शनलेस यानी आइडियल वॉल लेके चल रहा हूं। दैट्स व्हाट द डिस्कशन इज राइट नाउ। ठीक है ना, सो आई एम लिमिटिंग द डिस्कशन स्लाइड। आधार से इसकी आई कैप गड़बड़ हो गया, जे कैप तो सही था। वंश थोड़ा सा तुम्हारा आई कैप में गड़बड़ हुआ है, एक बार ठीक कर लो। आई थिंक इन दोनों में से कोई एक गड़बड़ है, ठीक है ना। फाइन, चलो तो आगे बढ़े फिर। अब तो हो गया ना। अब ये एंगल वाला कैसे हैंडल करना है और आइडियल वॉल, ये हमने डिस्कस कर लिया। बट उत्कर्ष ने जो सवाल पूछा कि फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा, दैट इज अ हायर डिस्कशन व्हिच वी विल डू व्हेन वी आर लाइक डूइंग कोलिजन चैप्टर। उस समय देखना दोनों कंपोनेंट्स बदलेंगे और प्रोविजन आएगा, करेंगे धीरे धीरे एक एक करके। अच्छा, अब मैंने जो क्वेश्चन उस दिन दिया था, आज मैं उस क्वेश्चन को रिविजिट करूंगा। जो मैंने उस दिन क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन को आज मैं रिविजिट करूंगा। कैसे? याद करके देखो, मैंने एक क्वेश्चन दिया था। सपोज मैं कहता हूं ये वही ले लो, कुछ कितना दिया था मैंने, 80 मीटर। उसमें एक्चुअली टाइम ऑफ फ्लाइट आसान आता है इसलिए, और कोई बात। अब सुनो, सपोज मैं कहता हूं कि ये मैंने थ्रो किया है विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, और ये जो वॉल है इसमें भी दो केस लेना है, एक E इज इक्वल टू 1 और एक E इज इक्वल टू हाफ। यानी इस क्वेश्चन को दो बार सॉल्व करना है, ठीक है ना। एक E इज इक्वल टू 1 को लेके करना है और एक E इज इक्वल टू हाफ को लेके करना है, ठीक है। क्या सॉल्व करना है? फाइंड x, ठीक है, सो दैट, और ये जो वॉल है ये सपोज जा रहा है विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यानी 100 मीटर पर सेकेंड से मैंने बॉल को थ्रो किया, और जो वॉल है वो 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। तो दो बार सॉल्व करना, एक बार E इक्वल टू 1, एक बार E इक्वल टू हाफ को लेके। क्वेश्चन इज फाइंड x सो दैट द बॉल रिटर्न्स टू ओरिजिनल पॉइंट, यानी यहां पे,
ठीक है, विथ ए कंडीशन, कंडीशन है वन कोलिजन ऑन ग्राउंड, ग्राउंड में एक ही बार कोलिजन करे, ये कंडीशन गिवन। ठीक है, चलो स्टार्ट करो। साइड 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 ये डेटा देख लो। एक्स फाइंड आउट करना, एक आंसर आ चुका है उत्कर्ष के, एंड दैट इज 400 मीटर्स। ओके, दो क्वेश्चन है बेटे, एक बार दूसरा भी सॉल्व कर लो तब तक, फिर हम इकट्ठे डिस्कस करते हैं। कौन सा 2 क्वेश्चन? अच्छा, हाँ, एक बार e इज इक्वल टू 1 और एक बार e इज इक्वल टू हाफ। ये इनिशियल एक्स पूछा था क्या आपने? हाँ हाँ, इनिशियल, वो x तो बढ़ता जाएगा ऑब्वियसली। ओके, यू गाइस गिवन अ डिफरेंट आंसर फॉर e इज इक्वल टू 1, यू e इज इक्वल टू 1 के लिए है ये। हाँ जी सर। अच्छा ठीक है, तब तक e इज इक्वल टू हाफ भी करो, बाकी सब भी करो बेटे। Okay, Shivraj has given a very different answer. चलो ठीक है, तो हम इसको इस तरह से करते हैं कि देखो टोटल टाइम जो लगेगा, है ना, जो टोटल टाइम लगेगा वो तो देखो 8 सेकंड करना पड़ेगा किसी तरीके से, यानी हॉरिजॉन्टल जाना और आना मिला के 8 सेकंड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो होगा 4 सेकंड नीचे आने का, 100/2h/g, ठीक है ना। तो 4 सेकंड, तो नीचे जाना 4 सेकंड, ऊपर आना 4 सेकंड, यानी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 8 सेकंड। सर आपको दूसरे का देखना है। हाँ, दूसरे का मैं देख रहा हूँ, आंसर आ चुका है तुम्हारे। 8 सेकंड में आना भी है, जाना भी है, 8 सेकंड में वापस भी आना। तो चलो ठीक है, 8 सेकंड में जाना, तो जाने का तो मतलब ये कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, 100 और 20, यानी 80। तो यानी जाने का टाइम हो गया x/80, ये जाने का टाइम है। लेकिन जब ये पहुंचेंगे वॉल पे, तब तक वॉल थोड़ा शिफ्ट हो चुका है। कितना शिफ्ट हुआ होगा ना, 20 इंटू टाइम, है ना। तो यानी ये x/4 शिफ्ट हो गया होगा। क्यों? क्योंकि देखो x तो इसका इनिशियल था और मैंने रिलेटिव मोशन ले लिया, तो रिलेटिवली x कवर करना है, और रिलेटिव वेलोसिटी होगा 100 - 20 80, तो रिलेटिवली x कवर करना है, रिलेटिव वेलोसिटी 80 है, तो देखो x/80 टाइम लगा। उतने टाइम में वॉल कितना जाएगा ना, टाइम इनटू वॉल का स्पीड। वॉल का स्पीड है 20, देख लो अच्छे से। तो अगर वॉल का स्पीड 20 होता है, यानी कितना लग रहा है जाने में ना, 20 इंटू x/80, तो वो x/4 हो गया। यानी
ये जो बॉल वापस आएंगे ये x प्लस एक्स बाई 4 कवर करेंगे, तो प्लस x बाई 4 बॉल को वापस आने में कवर करना है। ठीक है, और एक चीज है, क्योंकि E इज इक्वल टू 1 है तो ये 80 पे गया, थोड़ा समझो इसको, ये 80 पे, ना मतलब रिलेटिवली जो है ये 80 पे गया। क्यों? क्योंकि 100 और 20 एक ही डायरेक्शन में, तो रिलेटिवली 80 हुआ। तो रिलेटिवली 80 का मतलब क्या हुआ कि वापस में भी रिलेटिवली 80 आएंगे। तो अच्छा वो 60 मतलब एब्सोल्यूट बता रहा हूँ, हाँ ठीक है। यानी वापस 80 आने के लिए क्या होगा, दो ऑप्शन है, या तो वॉल को पार करके चला जाए, वो तो हम नहीं ले रहे, यानी वापसी कितना होगा 60 पे होगा। ये मैं एब्सोल्यूट वैल्यू बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर स्ट्राइकिंग कितना है 80 है, तो देयरफॉर वापसी में भी रिलेटिवली 80 चाहिए, यानी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका 60 चाहिए। और तब तक क्योंकि वॉल आगे जा चुका है, यहाँ पे एक्चुअली 60 पे आएंगे, हाँ। तो यानी वापसी में कितना ना x प्लस एक्स बाई 4 वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 60 पे कवर करें, तो यानी बाय 60 दैट शुड बी इक्वल टू 8। ये 8 आएगा, ये 8 आएगा। अब देखिए, ठीक है ना, चलो तो यानी कितना आ गया, x अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो आ जाएगा 1/80 प्लस 5/4, तो 1/48 है ना, इज इक्वल टू 8। अब अपने आप देख लो क्या आ रहा है, 240 आई थिंक आएगा ना, यानी x इक्वल टू फिर से एक्सप्लेन कर दो। 8 इंटू 240 बाई 80 इंटू 3 243 और 5 8, यानी कुछ 8 आ रहा है शायद, या जो भी आ रहा है, शायद 240 आ रही है, जरा कैलकुलेशन चेक कर लो। हाँ बेटे सर एक बार x/80 के बाद का फिर से एक्सप्लेन कर दो। अच्छा x/80 समझ में आ गया ना, क्योंकि इसका 100 है, इसका 100 है, इसका 20 है, तो यानी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गया 80, यानी उसको x, यानी उसको रिलेटिवली x कवर करना है, 80 मीटर का रिलेटिव स्पीड, यानी वॉल को हिट करने का टाइम है x/80। सो दिस इज द टाइम टेकन टू हिट द वॉल। हो गया, इतने देर में वॉल ट्रैवल कर रहा है, तो वॉल उतने देर में कितना ट्रैवल किया, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितना है 20, टाइम कितना है x/20, तो यानी डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वॉल हो जाएगा इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड, यानी x/4। यानी जिस समय बॉल जाके वॉल को हिट किया उस समय वो x/4 ट्रैवल कर चुका, यानी वापसी में बॉल को x प्लस x/4 कवर करना, यहां से लेके पूरा x/4। ठीक है, देख लो अच्छे से, x प्लस x/4, और वापसी का वेलोसिटी कैसे निकाला, वो e इक्वल टू 1 से निकाला, तो e इक्वल टू 1 से जो आ रहा है वो आ रहा है 60। ये 60 वाला पार्ट समझ में आ गया शीर्ष? ये सर वो तो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी ना सर, मतलब बॉल की वेलोसिटी हो जाएगी रिलेटिव वेलोसिटी को 80 करने के लिए। हाँ अच्छा, लावण्य ने आल्सो आस्क्ड कि इस बार रिलेटिव वेलोसिटी एंड इस बार एब्सोल्यूट वेलोसिटी क्यों ली? नहीं एब्सोल्यूट वेलोसिटी इसलिए मुझे लेना पड़ रहा है, देखो पहले तो रिलेटिव मैंने भी लिया क्योंकि e इक्वल टू जो कंसेप्ट है वो प्योरली रिलेटिव है, तो वो रिलेटिव 80 है, लेकिन वॉल तो 20 पे जा रहा है कंटिन्यूअसली, तो उस 20 के हिसाब से अगर रिलेटिवली 80 पे वापस आना है देन उसको 60 पे आना पड़ेगा, ये 20 है 60 है तब जाके हो, यानी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बाउंसिंग के बाद बॉल का वेलोसिटी 60 है इस तरफ, लेकिन क्योंकि तब तक वॉल खिसक चुका है, थोड़ा सा साइड हो चुका है, खिसक चुका है चलो कई बार लैंग्वेज भी बड़े लूजली आ जाता है, तो लाइक x प्लस x/4 वापसी का डिस्टेंस है और एब्सोल्यूट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 60 है, तो देयरफॉर ये इसका टाइमिंग होगा। बाकी कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो। सर 240 हां बोलो। अगर दोनों में रिलेटिव ले, मतलब कि ना ये ऑब्जर्वर वॉल को मान ले तो हर समय उसकी 80 होगी, तो उसके वॉल के रिलेटिव जितना वो हॉरिजॉन्टल में करेगा वो 320 मतलब 640 हो जाएगा, और वो 2x के बराबर होगा ना, ये वॉल को दिख रहा है। देखो टाइम ऑफ कोलिजन ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर को अगर स्वैप करोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो साइन फर्क। अब जैसे मान लो एक बार तुम करोगे x/80, एक बार करोगे -x/-8, तो इसलिए टाइम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टाइम तो वही आएगा, यानी x/8। वो तो ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि अगर ना वॉल को ऑब्जर्वर बना ले तो वॉल के रिस्पेक्ट में उसे हॉरिजॉन्टल में 640 कवर करा है जो 2x के बराबर होना चाहिए ना।
अगर दोनों समय बॉल को ऑब्जर्वर आ भी रहा है 80 से, जा भी रहा है 80 से, बॉल के में भी अगर रिलेटिवली हो तो 2x कवर नहीं होगा। क्यों? बॉल को तो वही दिखेगा ना कि आया गया है। नहीं आया गया तो ठीक है, लेकिन इनिशियली जितना दूरी पे वो ऑब्जेक्ट दिख रहा है ना, मतलब अगर इसको ऑब्जेक्ट मानते हो तो, अगर मैं वॉल को ऑब्जर्वर मानता तो वो ऑब्जेक्ट बाद में ज्यादा दूरी पे नजर आएगा। अच्छा, कि उस रिलेटिवली पीछे जा रहा है। बॉल की भी रिलेटिव वॉल को अगर मैं वॉल को ऑब्जर्वर मानूंगा तो जो ऑब्जेक्ट है ना वो रिलेटिवली पीछे जाएगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन, समझ गया है ना, ये चीज है। कार्तिक सेस के स्क्रीनशॉट लेना है, लेकिन स्क्रीनशॉट तो ठीक है, लेकिन अभी पहले वो तो देखो। अच्छा अब आ जाता हूँ इज इक्वल टू हाफ वाले केस में। इज इक्वल टू हाफ वाले केस में क्या है कि इनिशियली रिलेटिव वेलोसिटी 80 था और बाद में इज इक्वल टू हाफ का मतलब क्या होगा, 20 हो जाएगा। तो 20 कैसे हो सकता है ना, ये तो वॉल ऑलरेडी जा रहा है 20 पे, यानी इस बार वापसी का जो वेलोसिटी होगा वो 20 होगा। और ये जो मैं 20 बता रहा हूँ ये ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा इतने देर में लेकिन ध्यान रखना वॉल का x/4 को मूवमेंट में कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ वापसी का वेलोसिटी चेंज हुआ है, इसलिए वापसी का डिस्टेंस अभी भी x + x/4 ही होगा, उसमें भी कोई चेंज नहीं है। पर क्योंकि वापसी का वेलोसिटी 20 हो गया, अब बस ये 60 को चेंज करके मैं 20 कर, ये 1/80 है, ये 1/20 हो गया, ये 1/20 तो नहीं होगा, 5/4 है तो लाइक 1/16 हो गया, ठीक है। तो 1/16 का मतलब ये हो गया कि इसका जो वो होगा 8, इसका तो 8 × 80 बाई, क्योंकि इसका तो एलसीएम 80 होगा, तो 1 + 5 6, तो कुछ ऐसे आ रहा है 640/6, 320/3। एक बार मेरा कैलकुलेशन चेक कर लेना, यानी इस बार जो चाहिए वो है 320/3, बस यही है। नाउ यू माइट चेंज द क्वेश्चन आल्सो, इस क्वेश्चन में और भी क्वेश्चंस बनाया जा सकता है। कैसे ना, मैं नंबर ऑफ बाउंसेस बढ़ा सकता हूं। अभी मैं क्या कर रहा हूं, देखो 1 कोलिजन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड किया है, यानी ग्राउंड पे एक ही कोलिजन हो रहा है, ग्राउंड पे जो है इस बार एक ही कोलिजन हो रहा है। अच्छा एक लास्ट चीज और बताओ मुझे, एक लास्ट चीज और बताओ मुझे कि इस बार कौन सा केस होगा, ये वाला केस, यानी ये तो एंटी क्लॉकवाइज हुआ ना, ऐसे हो रहा हो, या क्लॉकवाइज वाला होगा, कौन सा वाला होगा? ना सर, ना ऊपर पहले डिवाइड फिर ग्राउंड। ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्या सर इस केस में तो पहले दीवार रहेगा ना, क्योंकि 4 सेकंड नहीं मैं में पूछ या रहा हूँ, नीचे आने में, तो वो वही तो रेंज मैं पूछ रहा हूँ 4 कि सेंटीमीटर होगी। यही मैं पूछ रहा हूँ कि ये वाला करेक्ट है या इसका अदर वाला करेक्ट है? सर ये अदर वाला, ओके। इसका लॉजिक क्या है? कोई वाला कि 4 सेकंड में नीचे आएगा ना, तो 400 तो होना ही चाहिए, फिर अगर ना ग्राउंड पे जा रहा है पहले तो 400 तो होना ही नहीं है। ओके अच्छा चलो इसको इस तरीके से हम देख सकते हैं दैट कि अगर मान लो इसको ऊपर आना है तो यानी इसके पीछे उतना ही डिस्टेंस कवर करना है ना, मतलब खैर यहाँ पे तो हिट करेगा भी नहीं, ये तो यहाँ पे हिट करेगा, अगर हिट भी किया तो इस बार अगर देखोगे तो हिट करने का टाइम कम है और वापसी का टाइम ज्यादा है ना, हिट करने का टाइम कम है और वापसी का टाइम ज्यादा है। वो तभी पॉसिबल है अगर ये ऐसे होगा, इस बार ये वाला करेक्ट होगा, क्योंकि वापसी में स्पीड कम है तो वापसी का टाइम ज्यादा है, यानी आधे से ज्यादा टाइम वापसी में लगेगा, तो ये तो आधा टाइम लेता है, ऊपर जाने में उसको आधा टाइम लगता है ना। मतलब ये वॉल तो खैर यहाँ पे नहीं है, तब तक वॉल यहाँ पे आती है, एक्चुअली करेक्ट डायग्राम तो और अलग होगा, ऐसे होगा इस तरीके से। बट जो भी है मतलब ये कि पहले वॉल को हिट करना पड़ेगा, नॉट द अदर वे अराउंड, ऐसे। ये अब ये मैंने एक बार बॉल को बाउंस कराया, मैं इसमें 2 बार भी करा सकता हूँ, तो इन दैट केस क्या हो जाएगा ना, फिर ऐड कर लो, तो ये फिर 8 सेकंड ना हो के फिर इन दैट केस इस 8 को बदल के 16 कर दो, फिर 24 करो, फिर 32 करो, फिर 40 करो, तो there could be many questions based on how many bounces you are allowing for the ground वाला केस। तो देखो कई सारे केसेस होंगे, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो लाइक लेट्स मूव ऑन नाउ, क्लॉकवाइज अदर वाला, ठीक है, सबने करेक्ट आंसर दिया। आई थिंक नाउ लेट्स मूव ऑन, आई थिंक वी हैव डन इनफ डिस्कशन ऑन दिस। इसके पहले भी किया था, लेकिन इस पहले वॉल रेस्ट के होने से बहुत फायदा हो रहा, इस बार वॉल मूव करा तो देयरफॉर ई का कंसेप्ट जो हमें लगाना था वो हमने इस बार लगा दिया, ठीक है। सर चैप्टर खत्म है हमारा?
ये क्वेरी मुझे लग ही रहा था आएगा। ठीक है ना, चैप्टर एग्जैक्टली खत्म तो नहीं हुआ। मुझे एक चीज और भी डिस्कस करना था आज, और वो है एवरेज स्पीड के बारे में इन ए प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड इन प्रोजेक्ट है। देखो एवरेज वेलोसिटी निकालना आसान है, क्योंकि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्ट इक्वेशन है, u cos थीटा इनटू t i कैप प्लस u sin थीटा इनटू t माइनस हाफ gt स्क्वायर j कैप। तो ये हो जाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उसको t से डिवाइड करो, एवरेज वेलोसिटी आ गई। सो दैट इज फॉर एवरेज वेलोसिटी इन ए प्रोजेक्टाइल। 3 सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद, जो मर्जी करो, आराम से आ जाता। लेकिन सपोज मैंने क्वेश्चन पूछा है कि लेट अस से मैंने एक प्रोजेक्टाइल थ्रो किया 50 मीटर पर सेकंड से एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री, और पूरा ही लगा लो, चलो वैसे तो बीच का भी निकाल सकता हूं मैं, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ तक का, कुछ का भी निकाला जा सकता है, बट एक काम करते हैं, यहां से लेके यहाँ तक का। अच्छा, अगर मान लो सेम लेवल का, ये तो हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है, सेम लेवल का एवरेज वेलोसिटी तो u cos थीटा स्टैंडर्ड आंसर, पर इसमें एवरेज स्पीड निकालो, यानी इस बार हमें एवरेज स्पीड निकालो। मैंने वैल्यूज दे रखा है 50 मीटर पर सेकेंड, और मैंने एंगल 53 डिग्री। हाँ बेटे, सर जो अभी आपने कोलिजन वाला समझाया था कि क्लॉकवाइज सही है, एंटी क्लॉकवाइज, सर वो दोबारा बता दो, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। देखो मैं लॉजिक ये लगा रहा था कि देखो नीचे जाने का टाइम और ऊपर आने का टाइम बराबर होगा। ध्यान से सुनो, ये बड़ा अच्छा लॉजिक है। नीचे आने का टाइम और ऊपर आने का टाइम बराबर होगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी तो कोई चेंज हो नहीं रहा, वॉल वर्टिकल है, तो वॉल वर्टिकल मतलब जो भी हिटिंग हो रहा है वो हॉरिजॉन्टल हो रहा है, यानी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में बदलाव हो रहा है, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है। तो देयरफॉर नीचे जाने का टाइम और ऊपर आने का टाइम सेम होना चाहिए। अब मुझे एक चीज बताओ, इस पर्टिकुलर केस में ऑब्वियसली पहले तो जा रहा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 100 से, और वापसी स्लो आ रहा है, यानी वापसी का टाइम ज्यादा है, वापसी का टाइम ज्यादा है। तो अगर मान लो ऐसे होता है, ऐसे अगर होता है, तब तो जाने का टाइम कम हो गया ना। क्यों? क्योंकि देखो ना, फिर ये नीचे आते हुए इतना टाइम एक्स्ट्रा, फिर ऊपर आने में, तो ये नहीं पॉसिबल है। ठीक है ना, सॉरी क्या बोलते, यही पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि जाने का टाइम कम होना चाहिए। तो देखो ये अभी नीचे गिरा नहीं है, यानी इसका टाइम कम होगा, और यहां से यहां तक 4 सेकेंड लगता है इसको, यहां से यहां तक ये वाला पार्ट 4 सेकेंड, और ये वाला पार्ट 4 सेकेंड से पहले होना पड़ेगा, क्योंकि वापसी उसका स्लो है। तो इसलिए ये 4 सेकेंड के पहले हुआ, फिर कुछ और टाइम लगा, तो ये और ये मिला के 4 सेकेंड हुआ, और ये वाला अकेले 4 सेकेंड। ठीक है, तो नाउ यू माइट से ये तो 4 सेकेंड इतना कम टाइम, 4 सेकेंड अकेला कैसे लग गया, ये तो कम डिस्टेंस कवर किया। वो इसलिए क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्पीड कम हो चुका है, इसमें हॉरिजॉन्टल स्पीड ज्यादा था, इसलिए आधे टाइम से यानी 4 सेकेंड से कम में वॉल को हिट किया। खैर यहाँ पे नहीं हिट करेंगे, यहाँ पे कहीं हिट करेंगे, वो तो चलो अलग बात है। ठीक है ना, क्योंकि वॉल तब तक खिसक चुका है, तो ये हो गया, और ये वाला ये वाला। तो देयरफॉर पहले वॉल, फिर ग्राउंड, और फिर वापसी उसी पॉइंट। दैट विल बी द लॉजिक। आई होप दैट्स ओके नाउ। चलो ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, एंड दैट इज फाइंड आउट द एवरेज स्पीड। ठीक है, तो एक काम करो, इसको स्टार्ट करो, फिर हम देखते हैं। ऑलरेडी कुछ कमेंट्स आ रहे हैं। वैसे ध्रुव ने जो कमेंट किया, ध्रुव शांति ने, वो कमेंट एकदम सही है, दैट इज हमें इस बार लेंथ ऑफ पाथ निकालना पड़ेगा। बिल्कुल सही। अच्छा, लेंथ ऑफ पाथ निकालने का तो फॉर्मूला वही है, 1 प्लस डिवाइड एक्स, मतलब 1 प्लस डिवाइड एक्स होल स्क्वायर होल अंडर रूट इंटू dx, और फिर लिमिट्स। तो लिमिट्स तो x का फिर रेंज के हिसाब से डालना पड़ेगा। तो रेंज कितना हो गया, इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है 30, और टाइम ऑफ फ्लाइट 8, तो यानी 240 सेकंड, 240 मीटर। हाँ बेटे कुछ बोल रहे थे? लेंथ ऑफ पार्ट का कोई फॉर्मूला बना रखा है या इंटीग्रेट करके? नहीं, कोई फॉर्मूला बना नहीं रखा है, वो तो फॉर्मूला है नहीं, मतलब फॉर्मूला में ढालना पड़ता है। क्या फॉर्मूला है? पहले इंटीग्रेशन जनरेट करो कि क्या आ रहा है, उस हिसाब से फॉर्मूला। सर ydx को 0 से r तक इंटीग्रेट नहीं करें? ydx नहीं, वो तो 0 हो जाए। ydx क्यों? एरिया हो जाएगा ना वो तो हाँ
एरिया दे देगा वो। मिलेगा नहीं ना, मतलब उससे हमें क्या मिलेगा? सर फिर लेंथ कैसे आएगा? उससे तो इस पोर्शन का एरिया आएगा, बट उससे क्या करोगे? मतलब एरिया निकाल के क्या? हमें लेंथ ऑफ कर्व चाहिए, है ना? हमें लेंथ ऑफ कर्व चाहिए। चलो खैर, एनीवे देखो, इसको तुम ना दो तरीके से कर सकते हो, तो मेरे ख्याल से दोनों ही डिस्कस कर लेते हैं। एक तो वही है कि अंडर रूट ऑफ 0 to 240 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy dx का होल स्क्वायर इंटू dx, ये एक फॉर्मूला हो गया। और हमारे पास पाथ इक्वेशन है, तो dy dx भी निकल जाएगा। तो यानी y इज इक्वल टू x tan थीटा, है ना, माइनस g x स्क्वायर बाय 2 u स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर थीटा, यानी 9/25। तो 10 से कैंसिल कर लो, 25 से 2, यानी dy dx हो जाएगा इक्वल टू 4/3 माइनस 2x का 2 खत्म हो गया 90, यानी x/9, ये डिवाइड सर। ठीक है। अब हमें क्या चाहिए ना, हमें 1 प्लस dy dx का होल स्क्वायर निकालना, तो इसको स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, एक काम कर, इसमें ना 90 निकाल लो, इज इक्वल टू बन जाएगा 1/90 इनटू, उसके पीछे रीजन अभी पता चलेगा, अगर 90 का तो नहीं हो जाएगा 120 माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है, ये फायदा हो जाता है। तो 1/90, तो यानी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4/3 रह गया शायद। हाँ? 4/3 नहीं मल्टीप्लाई करा ना tan थीटा उसके साथ। x tan थीटा अंदर भी तो मल्टीप्लाई होगा ना। ये हो चुके, स्क्वायर तो खैर बाद में होगा, वहां जाके वो मैंने गलती से स्क्वायर वहां लिख दिया, अभी तो फिलहाल जस्ट यही है ना, x tan थीटा कर दिया ना, x स्क्वायर tan थीटा बराबर होगा ना। नहीं तो डिवाइड x होगा 4/3 माइनस इसका आ रहा है 2x और 2 कैंसिल, तो 1090, ठीक है, आई थिंक, है ना, तो 90 कॉमन ले लिया, तो आ गया 120 माइनस x, या वो tan थीटा मल्टीप्लाई नहीं करा शायद। हाँ नहीं, x tan थीटा है ना 4/3, यही तो है 4/3, चलो ठीक है ना, x tan थीटा, ठीक है ना। चलो ये 1/90 है, तो आई थिंक 1/90 को मैं बाहर भी निकाल सकता हूँ, ठीक है ना, तो वो सब भी कर सकता हूँ। और लिमिट्स क्या आ जाएगा ना, 0 से लेके 240, और ये हो गया dx, ठीक है। तो इसमें भी 1/90 कॉमन ले लो, तो यानी आ जाएगा इक्वल टू 1/90 इंटीग्रेशन 0 to 240 अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा 90 का स्क्वायर प्लस 120 माइनस x का होल स्क्वायर इंटू dx, ठीक है, देख लो। अब हम जो इसमें इंटीग्रेशन लगाएंगे वो है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा होगा, तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज दैट जब फ्री टाइम होगा तो उसको ना कैलकुलेटर से कर लेना, तो कैलकुलेटर यूज करना ही पड़ेगा, बिकॉज लाइक इट्स अ बिग इंटीग्रेशन है। मैं सिर्फ इसका फॉर्मूला बता देता हूं, लेफ्ट पाथ का ही फॉर्मूला आया कहाँ से है? ये डिराइव जो ये वाला, सर ये तो आपने क्लास में बताया था। हाँ तो ये तो मैंने बता दिया था ना, तो एक बार पुराना एक बार लेक्चर देख लेना लेंथ ऑफ ट्रेजेक्टरी का। तो ये अब लिमिट्स आ गए, तो ये मैं फॉर्मूला डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है ना, फॉर्मूला कैसे यूज करना है ना वो तुमको देखना है, लिमिट्स में थोड़ा सा कैलकुलेटर से पुट कर लेना, आई थिंक दैट वुड बी गुड। मैं फॉर्मूला डायरेक्टली बता देता हूँ, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू dx, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू dx। अब इसमें ध्यान रखना x में माइनस साइन है, तो देयरफॉर बाहर एक माइनस भी लगता है, तो वो सब चीजें थोड़ा सा अपने आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है ना। इज इक्वल टू x/2 इंटू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 ln मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ, ये आता है इसका इंटीग्रेशन। अभी एकदम बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे आ गया, ठीक है ना।
सर ये फॉर्मूला होता है? हाँ, ये फॉर्मूला होता है अनफॉर्चुनेटली, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें लिमिट्स लगेगा 0 to 240, ठीक है, 0 to 240, ये इसका फॉर्मूला लगाने का तरीका होगा। सर कोई वैसे- शॉर्टर वे नहीं है? बेसिक आइडिया दे दो, मतलब सब्स्टिट्यूशन करना है। नहीं, ये फॉर्मूला अभी इनिशियली कठिन लगता है, लेकिन पता है इसमें एक सीरीज ऑफ फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट में, फिर एक ऊपर एक न्यूमरेटर में, फिर एक डिनोमिनेटर का भी आता है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर 1 अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आई थिंक सारा कॉम्बिनेशन कर दिया मैंने शायद। तो इतने सारे फॉर्मूले होते हैं, ये फॉर्मूले सब ना एक जैसे ही होता है, कुछ सिमिलर होता है। तो देयरफॉर अभी देख के लग रहा होगा ये तो डरावना फॉर्मूला है, बिल्कुल डरावना है पहली बार हर चीज डरावना ही लगता है, लेकिन क्या है ना, ये पूरा सीरीज ऑफ इंटीग्रेशंस होता है जिनके जो फॉर्मूले होते हैं थोड़े थोड़े अलग अलग होते हैं, हल्का अलग अलग होता है, तो वो पूरा सीक्वेंस से देखना याद हो जाए। तो लाइक डोंट वरी, आई मीन ये सब तो मैं अभी से डिराइव करने का तरीका पूछ रहा था कि क्या नहीं, ये तो बाई पार्ट्स सब्स्टिट्यूशन करने का, नहीं, ये तो बाई पार्ट्स है, वो बाई पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हाँ, उससे डिराइव होगा। तो इसलिए अभी तो फिलहाल रहने दो, अभी तो फिलहाल जस्ट यूज करना है, तो हमें यूज कर लेंगे। तो इसमें क्या सर करेंगे? इसमें फिर ये तो 120 माइनस एक्स है सर, इसमें कैसे करेंगे सर? हाँ, तो कोई बात नहीं, अब x के जगह देखो, याद रखना कि इंटीग्रेशन में अगर तुम x को रिप्लेस करते हो a प्लस एक्स से, तो फॉर्मूला में सिर्फ जहां जहां x है उसको a प्लस एक्स कर देना, ठीक है। और अगर उसको रिप्लेस करते हो बाय a माइनस एक्स है, तो फॉर्मूला में जहां जहां x है उसको a माइनस एक्स कर देना, नंबर 1। नंबर 2 इज दैट बाहर माइनस लग जाता है, तो अपने आप लिमिट्स लगाओगे तो देखना सब अपने आप सेट हो जाए। सो डोंट वरी ऑन दैट, वो अपने आप कर लेना। तो यानी अब x के जगह तुमको ये पुट करना है। अच्छा, इसी को करने का एक और भी अप्रोच है, सिमिलर ही है, कोई अलग से कुछ नहीं है, बट जस्ट फॉर द फॉर्मेलिटी क्या है ना, देखो ये जो मैंने लिखा है ना, एक्चुअली क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर होता है ना, ये होता है एक्चुअल में, ये होता है लेंथ ऑफ पाथ का इंटीग्रेशन, dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। तो मैं इसको पता है कैसे लिखना चाहता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ dx बाय dt का होल स्क्वायर प्लस dy बाय dt का होल स्क्वायर इंटू dt, ये चीज। तो ये इसका एक और तरीका है, लेकिन वो कुछ भी कर लो, अल्टीमेटली इंटीग्रेशन यही वाले में पहुंच जाओ, इसी में ही पहुंच जाओ, क्योंकि dx dt क्या होगा, dx dt मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वो तो फिक्स होता है, वो कितना होता है u cos थीटा, है ना। तो u मतलब 50, cos थीटा मतलब 53, तो ये हो गया 30, है ना, तो ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर। और इंटीग्रेशन इस बार टाइम का लिमिट आएगा, तो टाइम का लिमिट मतलब क्या होगा, 0 to 8, यानी ये हो जाएगा 0 to 8। ये हो गया लेंथ ऑफ पाथ, ये जो है ना, इसका पूरा लेंथ अगर l होता है तो वो l निकालने का तरीका बता रहा हूं। प्लस अब dy dt क्या होगा, u sin थीटा शीर्ष सेट की, क्या इसका कोई शॉर्टर तरीका है? अनफॉर्चुनेटली शॉर्टर तरीका तो खैर नहीं है, इंटीग्रेशन तो करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन लंबा भी होगा, नंबर 1। और नंबर 2 इज दैट जो है लिमिट्स पुट करना भी आसान नहीं है, उसके लिए भी तुमको कैलकुलेटर ही यूज करना पड़ेगा, नॉर्मल तरीके से नहीं कर पाओ। अच्छा, तो dy dt मतलब वेलोसिटी, तो क्या होगा, u sin थीटा माइनस gt, तो u sin थीटा मतलब 8, सॉरी u sin थीटा मतलब हो गया 40 माइनस 10t का होल स्क्वायर इंटू dt। तो अब टाइम का इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो देखना थोड़ा सा हल्का सा जल्दी आ गया, देखो तो इसमें से 10 कॉमन ले लो तो थोड़ा सा छोटा एक्सप्रेशन बनता है, और कुछ तो मे बी आई कैन जस्ट टेक आउट 10 कॉमन, 0 to 8, और ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ डिवाइड भी होगा ना, यानी 3 स्क्वायर। अब डिवाइड बाय 8 टाइम्स है टोटल टाइम। हाँ, वो तो बाद में करेंगे, तो यानी अगर ये तो मैं लेंथ तक बात निकाल, अभी मैं लेंथ निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। तो 0 to 8 तो 3 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 10 कॉमन, तो यानी 4 माइनस t का होल स्क्वायर dt। तो थोड़ा सा जो है लिटिल बिट ऑफ चेंज, आई मीन थोड़ा सा देखो, इंटीग्रेशन का वैल्यूज कम है, तो मे बी इसका सॉल्व करना विल बी स्लाइटली इजियर, लेकिन फिर भी ln वेलन पूरे आएंगे। तो ये ln वेलन जो दिख रहा है, एक ही क्वेश्चन होगा सर ऐसे तो पेपर में, अगर ये आ गया तो पेपर में ये सब थोड़ी आने वाला है
है ना। लेकिन पेपर में पता क्या आ सकता है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये थोड़ा मुश्किल वाला है, इन द सेंस कि जीटी वीटी इस तरीके से। मान लो उन्होंने कुछ सोच समझ के एक्सेलेरेशन दे दी, एक्सेलेरेशन 2 दे दिया या कुछ ऐसे 4 वो टाइप का दे दिया, और कोई छोटा सा 1 सेकंड का 0 to 1 सेकंड या कुछ इस तरीके से लेंथ ऑफ पाथ पूछ लिया मान, तो वो एक पॉसिबिलिटी बनता है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन तो जस्ट फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड फॉर नॉलेज हम करते हैं, ठीक है ना। और मान लो कोई कंप्रीहेंशन में क्वेश्चन आ जाए तो हो सकता है तुमको सॉल्व ना करना पड़े, तो मे बी जस्ट रीच द इंटीग्रेशन एंड दैट विल गिव यू सम गाइडिंग फैक्टर की आंसर क्या आ रहा है एंड सो ऑन। तो देयरफॉर देयर कुड बी मेनी पॉसिबिलिटीज। मैं तो जस्ट एक नॉलेज बिल्डिंग का ही वो कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है ये, लेकिन याद रखना लेंथ तब आता है, तो अगर एवरेज वेलोसिटी चाहिए तो उसको 8 से डिवाइड करो, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट 8 है, यानी v एवरेज हो जाएगा, और अदर एवरेज स्पीड एवरेज हो जाएगा 1/8, और ये 10 है, यानी 10/8 इंटीग्रेशन e 0 to 8 इंटीग्रेशन c स्क्वायर प्लस 4 माइनस e होल स्क्वायर। तो कायदे से देखा जाए तो सेम ही है क्वेश्चन, अलग कुछ नहीं है। लेकिन देखो ये वाला इंटीग्रेशन देखो कितना डिफिकल्ट सा लग रहा है, और ये वाला इंटीग्रेशन देखो रिलेटिवली सिंपलर लगता है। तो ये इसका जो है फीचर है कि अगर टाइम वाला इंटीग्रेशन करते हो तो रिलेटिवली सिंपलर एक्सप्रेशन आता है, यानी उसमें वैल्यूज पुट करना भी थोड़ा सा आसान होगा, है ना, रिलेटिवली आसान होगा। दैट्स द चेंज है, ठीक है ना। अदरवाइज इंटीग्रेशन तो करना ही पड़ेगा, यू कांट रियली बाईपास, ठीक है ना। So I think that's what we have time for today as far as the discussion of projectile motion is concerned. थोड़ा सा कल का डिस्कशन हम लोग करेंगे वेलोसिटी अप्रोच के ऊपर, और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम लोग मोशन इन 2D वहीं पे खत्म करेंगे। और डे आफ्टर टुमारो, दैट इज ऑन वेडनेसडे, वी विल बी स्टार्टिंग विद लॉज ऑफ मोशन. In the meanwhile, I will remind you once more is that thank you very much for all of you those who have sent that progress report chart. मैं देख रहा हूँ कई लोग बहुत अच्छे से उसको फॉलो कर रहे हैं, so it's kudos to all of you. But साथ में ये भी पॉइंट है is that सब लोगों तो नहीं भेजे, but जो लोग भेज रहे हैं I can assure you that it will somewhere help you down the line, ठीक है ना। तो मैं कहता हूँ कि इसको आदत बना लो, एवरी संडे इसको जस्ट भर के, कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा, चलता है, कोई बात, बट एटलीस्ट इवैल्यूएशन करते रहो, प्रोग्रेस को मॉनिटर जरूर करते रहो, और उसको मॉनिटर करके बस एक चार्ट भर के दे दो, सो दैट यू आर आल्सो अंडर सम काइंड ऑफ मॉरल ऑब्लिगेशन के नहीं भरना है तो भर लेते हैं। नहीं तो अगर खुद से करते हो ना तो कई बार वो मिस हो जाता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि मुझे भेज दो। देखो मैं कौन सा कोई इसके ऊपर रिसर्च करने वाला, बट ये जरूर है कि आई ट्राई टू एंश्योर कि जो भी भेज रहे हैं तो मैं एक लाइन का कमेंट जरूर दे देता हूँ। कभी कभार हो सकता है ज्यादा बिजी होगा तो शायद छूट जाएगा, बट एटलीस्ट अभी तक तो आई एम मैनेजिंग, एंड आई राइट अ लाइन ऑफ सजेशन या क्रिटिसिज्म या जो भी होता है, जो भी मेरे दिमाग से आता है, जस्ट टू एनकरेज यू कि हाँ इट्स ए गुड एक्सरसाइज एंड यू शुड ऑल डू इट, ठीक है ना। तो जो लोग नहीं भेजे बाई चांस, मैं सजेस्ट करूंगा, ठीक है, कि तुम लोग भी चार्ट बनाओ, और जो मैंने कल भेजा है ग्रुप में, और उसको भेजना शुरू, बेटर लेट देन नेवर, ठीक है। चलो बेटे आज के लिए इतना ही, कल मिलता है। कल हम लोग वेलोसिटी के अप्रोच के ऊपर एक आध सिचुएशन और करेंगे, और फिर चैप्टर खत्म और लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट होगा उसके अगले। हैव अ गुड डे, बाय बाय।